दोस्तों, कुंभ का मेला हो और उसमें कुछ चमत्कार ना हो, कुछ अनहोनी ना हो, कोई घटना कोई हादसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जहां इस बार कुंभ के मेले में पहले दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान करके रिकॉर्ड बनाया, वहीं पे 3600 लोग ऐसे थे जो कि मेले में गायब हो गए थे। मेले के भागम भाग में अपने से बिछड़ गए थे। लेकिन इस बार मेले में ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे व्यवस्था की गई थी, जिससे कि तुरंत ढूंढ के उसे अपनों से मिला दिया गया। यानी कि शाम तक जो भी बिछड़े लोग थे सब लोग मिल गए। लेकिन दोस्तों, हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार बिछड़ गए कुंभ जैसे मेले में, वो फिर अपनों से कभी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही एक घटना हुई थी पिछले बार के कुंभ मेले 2013 की कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में। एक 11 साल की बच्ची अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार ही था कि 12 साल बाद इस बार का जो कुंभ था, उस कुंभ में अपने माता पिता को फिर से उसी जगह पे मिल गया जिस जगह से वो खोई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपने 12 साल के बाद अपने माता पिता से तो मिल जाती है वो बच्ची, लेकिन 12 साल के अंदर उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे ऐसे लोगों के साथ हाथ लग जाती है जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता की कलेजा फट जाता है। दोस्तों, जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वो 12 साल तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या क्या हुआ उसके साथ, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रुके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है 2013 का। गुजरात का एक परिवार, बहुत गरीब परिवार होता है, माता पिता और 2 बच्चे। वो ट्रेन पकड़ के 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ लगा था, उसमें वो स्नान करने के लिए आते हैं। अब वो शाम में पहुंचते हैं। मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगा था, कैंप वगैरह लगा था, वहीं पे उसे थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वो वहीं पे रुक के रात गुजारते हैं। सुबह ये हुआ कि जैसे हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का, वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद घूमेंगे टहलेंगे और फिर शाम को जो है ट्रेन पकड़ के वापस गुजरात चले जाएंगे। अब दोस्तों, उसका यही प्लान था। जो युवक था उसका नाम गंगाराम था और जो 2 बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी जिसका नाम बबीता होता है और 13 साल का बेटा जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा जो पत्नी थी उसका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहां पे रुकते हैं और सुबह सुबह जैसे ही उठते उसकी आंखें खुलती है, वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए। और वहां पे जाते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं और स्नान करने के बाद चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद दोस्तों, उनके जो पिताजी थे गंगाराम, वो कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल लिया जाए, थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो बबीता थी जिसकी उम्र 11 साल थी, वो दोस्तों थक चुकी थी। वो कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह आप लोगों ने मुझे जगा दिया, क्योंकि घर पे रहती थी तो जाहिर सी बात है 7-8 बजे सो जाती होगी। तो इसीलिए वो कहती है कि मुझे फिर उस जगह पे नहीं जाना है, मुझे वहाँ जाना है जहाँ मैं आराम कर सकता हूँ। लेकिन उसका बेटा था विवेक 13 साल का, वो कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है। घूमने के जिद पे वो आ हुआ था। और जो बबीता थी वो अपने माता पिता गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरह से दोस्तों वो भाई बहन में लड़ाई होते रहा, झगड़ा होता रहा। लेकिन माँ बाप भी चाहते थे कि 12 साल के बाद एक कुंभ आता है, फिर पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा कोई ठीक नहीं, इतना खर्चा करके आए, कम से कम घूम लेना चाहिए। अब वो लोग बबीता के बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको समझाते हुए कहते हैं कि चलेंगे चलेंगे, और फिर घूमने लगते हैं। अब वो बबीता जो हट करने लगती है, वो चलते चलते कहीं रुक जाती है, कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना। और जब उसके माता पिता कुछ दूर निकल जाते हैं, फिर वो दौड़ के उसके पास पहुंच जाती। ऐसे करते करते करीब 1 घंटा बीत गया और हजारों लोगों के भीड़ में अब वो चारों लोग घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसको नहीं पता था कि उनके पीछे 2 ऐसे लोग लगे हैं जो बच्चों को चुराने का काम करते थे, ऐसे ऐसे लड़कियों को उठाने का काम करते थे। उन लोगों को पता ही नहीं था। गंगाराम तो ऐसे घूम रहे थे। लेकिन 5 मिनट के बाद उनको महसूस हुआ कि शायद बबीता कहीं रुक गई है और अब की बार वो वापस नहीं आई, काफ़ी देर हो गई है। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है तो बबीता का कहीं अता पता नहीं था। वो लोग जो है अब इधर उधर ढूंढने लगते हैं, बबीता बबीता कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो लोग सोचती है कि शायद
तंबू में चली गई होगी, लेकिन वहां अकेले भी नहीं जा सकती क्योंकि तंबू का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। फिर वो दौड़ के जाती है, इधर उधर ढूंढती है, तंबू में जाके देखती है, तंबू में जाके देखते हैं तो वहां भी बबीता नहीं थी। उसके बाद खोया पाया केंद्र होता है, वहां पे जाके शिकायत करते हैं कि मेरे एक बेटी है, नाम उसका बबीता है, उम्र 11 साल है, गोरी है, सुंदर है, लेकिन वो गायब हो गई है। अब वो मेले में अनाउंसमेंट करवाते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसी कोई लड़की मिले तो उसको कृपया करके कैंप में पहुंचा दे। और कैंप का जो नंबर था वहां पे पहुंचाने के बाद कैंप का नंबर वगैरह बता दिया जाता है। लेकिन हर तरफ ढूंढने वाले थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत सारे खोए लोग थे, वो सारे मिल जा रहे थे, लेकिन बबीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो गया फिर भी नहीं मिली। अब अगले दिन सुबह हो गया फिर भी नहीं मिली। उसको ट्रेन सुबह में पकड़ के गुजरात जाना था, लेकिन वो फिलहाल नहीं जाता है। अगले दिन फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसके बाद पुलिस उसको ढूंढने में लग जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस ढूंढ रहे थे लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। माता पिता परेशान थे, माँ का रो रो का बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता नहीं, 1 हफ्ता बीत जाता है, बबीता का कोई पता नहीं था। आखिर वो गई तो गई कहाँ। उसके बाद वो लोग थक हार के घर चले जाते हैं गुजरात, और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे ही वो मिलेगी उसके बारे में कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको जो है सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उसके पास कोई फोटो भी नहीं था जो कि उसको दे सके, पुलिस वाले को दे सके ये मेरी बेटी है, क्योंकि उसके पास मोबाइल वगैरह था नहीं। ये 2013 की बात है, स्मार्टफोन उस टाइम नहीं था, छोटा सा फोन था, और कोई उसका फोटो हाल फिलहाल का भी नहीं था। बच्चेपन का एक फोटो था जो कि 2-3 महीने बाद जो बबीता के पिताजी थे वो पुलिस स्टेशन लेके आते हैं प्रयागराज में और कहते हैं कि ये जो फोटो मेरे बेटी का है, लेकिन उस फोटो से 11 साल की बेटी का मिलना इम्पॉसिबल था। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो कोई काम का नहीं है, लेकिन फिलहाल हम अभी तलाश कर रहे हैं आपकी बेटी का, अगर कोई सुराग मिलना अभी नहीं मिल पाया, जैसे ही मिलता है हम आपको सूचना दे देंगे। अब फिर वो गंगाराम थक हार के गुजरात चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे लोग उस बेटी के बारे में भूल जाते हैं। 3-4 साल बीत गया। कई बार गंगाराम गुजरात से इलाहाबाद आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं और अपनी बेटी को पता लगाते हैं। पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है। अब वो थक हार चुके थे, वो समझ चुके थे कि अब उनकी बेटी जो है वो उनको कभी नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर वो जाके मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना फिर वही काम करने लगते हैं, संतोष मान लेते हैं। इधर जो बेटा था विवेक वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। अब 12 साल का वक्त बीत गया दोस्तों, 2025 आ गया, और उस कुंभ से लेके इस महाकुंभ का समय आ जाता है। अब इस महाकुंभ का समय आ जाता है, उसके बबीता की जो माँ थी वो अपने बेटी को याद कर करके रो रही थी। वो अपने पति से कहती है कि मुझे बबीता की बहुत याद आ रही है, और एक बार चलो गंगा मैया से चल के मैं उनसे पूछूंगी कि आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा मैंने कौन सा पाप करने यहाँ पे आया था कि उन्होंने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। चल के हम उनसे मांगेंगे, उन्हीं से शिकायत करेंगे। लेकिन जब गंगाराम ये बात सुनते हैं तो वो मना कर देते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि अब मैं कुंभ कभी नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं जा सकता। कुंभ जाने की वजह से हमसे हमारी बेटी बिछड़ गई। लेकिन वो जिद पे अड़ जाती है, कहती है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की याद ताज़ा करनी है। भले ही मैं जाऊंगी और उस जगह पे जाऊंगी, कम से कम वहां पे जाके रोऊंगी, बिलखूंगी, तड़पूंगी। मेरा मन कर रहा है, मेरा जाने का मन कर रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, और अकेले अगर मैं चली गई तो जैसे बेटी को आपने खो दिया वैसे आप मुझे भी खो दोगे। अब वो सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि सही बात है, अगर ये अकेली जाएगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। इसीलिए उसे वो प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, एक बार फिर चलते हैं, कुंभ में जाके कम से कम नहा के आ जाएंगे। वो लोग फिर आने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जो विवेक था, अब उसकी उम्र 25 साल की हो गई थी। वो पिछले कई सालों से कभी अहमदाबाद, कभी मुंबई, कभी इसी तरह इधर उधर काम करता था। इस समय वो मुंबई में था। उसने अपने माता पिता से कहा ठीक है, मैं पैसा वगैरह भेज देता हूँ, आप लोग जाके घूम आओ। अब दोस्तों वो लोग फिर पिछले साल की तरह इस बार भी ट्रेन पकड़ते हैं, और उसके बाद इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज आते हैं, और फिर वहाँ पे तंबू वगैरह लगा था, वहाँ पे आके शरण लेते हैं। और फिर वहाँ प्लान था उसको
कि कल सुबह स्नान करेंगे। लेकिन इस बार उसके मन में कोई हौसला नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि हर कदम पे जो बबीता थी उसकी यादें उसको कचोर रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको कोई खींच के ले जा रहा है, या फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो गंगा नदी में डूब रहा है। उसके तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि एक्चुअली उनको पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। इसीलिए वो तरह तरह के ख्याल उनके मन में आ रहा था। इसीलिए बबीता की माँ शारदा थी, वो बात बात पे रोने लगती है और उनके जो पति गंगाराम वो भी रोने लगता है। वो समझाते हैं कि क्यों रो रहे हो, वो समझाते हैं। फिर क्या होता है, अगले दिन 14 जनवरी की बात है, वो लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए और डुबकी लगा के जैसे ही आ रहे थे दोस्तों, लाखों लोगों की भीड़ थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सामने जो है उनकी बेटी उन्हें मिल जाती है। बबीता जो है जैसे देखती है अपनी माँ को, वो पहचान जाती है और उनके गले से लिपट के रोने लगते हैं। कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग आएंगे। जैसे उसकी माँ देखती है, गंगाराम देखते हैं, वो भी रोने लगते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद पूछते हैं कि बेटी कहाँ खो गया था, आखिर क्या हो गया था तुम्हारे साथ, और सब कुछ वो पूछते हैं। लेकिन दोस्तों फिर एक लड़का आता है और उन लोगों से नमस्ते करता है और फिर वो बबीता से पूछती है कि ये कौन है। बबीता कहती है कि यही मेरा सब कुछ है और इसी के सहारे मैं तो जिंदा हूँ। अब दोस्तों जब वो लोग अपनी बेटी के मिलने की खुशी विवेक से फ़ोन करके सोची विवेक को बता देते हैं, तभी दोस्तों बबीता जो है वो मना कर देती है। कहती नहीं मम्मी, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लायक अब मैं हूँ ही नहीं। उसके बाद कहती है कि चलो कहीं बैठते हैं और उसके बाद दोस्तों अपनी कहानी बताते हैं। एक जगह एकांत में वो लोग जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद कहानी जो बताते हैं उसके सुनने के बाद उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है। दोस्तों उस दिन जिस दिन वो पीछे पीछे उसके भाग रही थी, बात बात पे रुक जा रही थी, तभी दोस्तों वो दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। और जब वो देख रहे थे कि बेटी जो इनकी ये जो लड़की है ऐसे ऐसे जीत पे अड़ी हुई है, तो वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें आराम करना है, जहां तुम्हारा झोला वगैरह रखा हुआ है वहीं पे बगल में मेरा भी रखा हुआ है, चलो हम लोग जा रहे हैं, चलो वहीं पे जाके सो जाना। बबीता जो थी उसके बातों पे यकीन कर लेती है और उसके बाद वो साथ चल जाती है। और उसके बाद उसको पता नहीं था दोस्तों कि वो कौन थे और उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसके वही कोई चीज़ सुंघा देते हैं, जिसके बाद वो शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और फिर उसको उस जगह पे नहीं ले जाके मेले के बाहर ले जाते हैं। और उसके बाद उसके पहले से उसका गाड़ी वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, उसके बाद उसमें वो लेके बैठ जाते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ से बिहार लाए जाता है, बिहार से वो फिर पश्चिम बंगाल ले जाया जाता है और फिर उसके साथ जो होता है दोस्तों बहुत बुरा होता है। ये तीनों लोग उसके साथ जो भी गलत करते हैं वो तो करते ही हैं। उसके बाद उसे कोठे पे भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो 6 साल तक रहती है, यानी कि 2013 से 2019 तक कोलकाता में वो वेश्यावृत्ति करना पड़ता है। फिर 6 साल बीत जाता है दोस्तों। उसके बाद उसको फिर उसे दिल्ली भेज दिया जाता है और दिल्ली में भी उसको ये काम करना पड़ता है। उसको कैद करके रखा जाता है, कोई बाहरी संपर्क उससे नहीं रहने दिया जाता है और उसके बाद जो जो कुछ हुआ वो बता भी नहीं सकती कि आखिर क्या क्या हुआ उसके साथ। अब दोस्तों दिल्ली के कोठी पे 4 साल बीत गया उसका, तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है जो बिहार का था, वो दिल्ली के कनॉट पैलेस में काम करता था और उसका कोठों पे आना जाना लगा था। इसी दौरान उसका बबीता से मुलाकात होती है और बबीता को रेगुलर कस्टमर बन जाता है। कई बार आने जाने के दौरान दोनों में बातचीत हुआ करती और वो जो बबीता के आपबीती सुनता है तो उसके दिल में बहुत चोट लगती है। उसके बाद वो बबीता से वहाँ से निकालने की सोच रहा था, क्योंकि बबीता से उसे प्यार हो चुका था। उसके बाद दोस्तों जो कोठे का मैनेजर था या तो दलाल था, जो भी कुछ कहें, जिनके साथ कभी बबीता बाहर निकलती भी थी तो उसी के साथ निकलती थी निगरानी में। उसके साथ कोई चीज़ की ज़रूरत होता है, इलाज वगैरह की कोई ज़रूरत होता तो कुछ भी चीज़ों का ज़रूरत होता तो एक बंदे के साथ ही जाया करती थी, जो उसके साथ लेके जाया करती थी और फिर साथ लेके आ जाती थी। संजय उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है कि भाई कुछ पैसा ले, इस लड़की को जो है मेरे हवाले कर दे। दोस्तों वो बात करता है और उससे 5 लाख रुपये मांगता है, लेकिन संजय कहता है मेरे पास तो 5 लाख रुपये नहीं है, मैं
तुमको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। कुल मिला के 2 लाख में बातचीत होता है और उसके बाद उसको एक बार निकालता है और उसके बाद पीछे से धीरे से उसको लेके चला जाता है और उसके बाद दोस्तों एक मंदिर में जाके दोनों शादी कर लेता है। संजय और बबीता की शादी 2023 में दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और उसके बाद दोस्तों कुछ दिन दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद फिर बिहार गांव लेके आ जाते हैं। लेकिन इस बीच संजय कई बार कहा कि तुम्हारे घर चलता हूं, तुम्हारे माँ बाप से मिलवा लाता हूं, लेकिन उनको लाज की डर से, उसको शर्म की डर से अपने माँ बाप के पास नहीं जाती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे पिता तो मुझे मान ही लिए होंगे और मैं इस हालत में उनके पास कैसे जाऊं। लेकिन संजय उसको लाख समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया है, तुम अपनी मर्जी से नहीं किया है। लेकिन वो हमेशा मानती रही कि वो अपने माँ बाप के सामने नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों 2025 का कुंभ आता है, जैसे उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी वैसे ही बबीता अपने माँ बाप के लिए तड़प रही थी। वो कहती है कि एक बार मैं उस मेले में जाऊंगी और क्या पता मेरे माता पिता भी वहाँ आए। दोस्तों पता नहीं कैसे उनके दिमाग में, उनके मन में कौन ऐसा बात बैठा दिया और कैसे बैठ गया कि जो माँ सोचती थी वही बात बबीता सोच रही थी। उसके बाद संजय जो था उसको लेके आता है और उसके बाद लाखों लोगों के भीड़ में जो एक भूसे में सुई को ढूंढने के बराबर है दोस्तों, वहाँ पे अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर जैसे ही बबीता देखती है अपनी माँ को रोने लगती है और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। जब उसकी कहानी सुनते हैं तो उसके माता पिताजी संजय के पैर पकड़ लेते, कहते हैं बेटा, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसके दुआ देते हैं कि तुमने मेरे बेटी की ज़िंदगी बचाई, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। लेकिन मैं अपने बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, फिर कुछ दिन बाद तुम अपने घर ले जाना। अब हाल फिलहाल अभी वो प्रयागराज में है और विवेक अभी वो मुंबई से अपनी बहन की खबर सुनकर प्रयागराज में आने वाला है। उसके बाद ये सब इकट्ठा होंगे और उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। दोस्तों ये रही फिर कहानी। इस वीडियो का बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको बताना कि वाकई में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के कहानी के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।